आपको वो पूरा का पूरा टैक्स जो है वो माफ हो जाएगा, यानी कोई टैक्स हो रहा आज का 3 लाख से तक का अगर इनकम कर रहे हैं तो आपको 0% टैक्स। इसको हम आपकी आम भाषा में समझाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे जय हिंद समाचार पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, देश के संसद में इस बार का बजट पास हो चुका है। बजट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे जनता का हितैषी बजट बता रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे जन विरोधी करार दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, हम आपके सामने इस बजट की पूरी एनालिसिस एक विशेषज्ञ के द्वारा करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक जीत सर अर्थात जितेंद्र यादव ने इस बजट का पूरा एनालिसिस किया। देखिए वो इस बजट के बारे में क्या कहते हैं। मैं जितेंद्र यादव, जीत सर, जीत एजुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस न्यूज चैनल में। और आज हम लोग जो है वो 2023-24 के आम बजट के बारे में बात करेंगे। निर्मला सीतारमण ने आज अपना 5वां बजट पास किया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चे में रहा और वो रहा आज का टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब में बहुत दिनों बाद कुछ चेंजेज आए और बड़ा चेंजेज आए, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो चूंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो टैक्स स्लैब के ऊपर आज बात करेंगे कि टैक्स स्लैब में सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो आया कि एक आम आदमी को 7 लाख तक की छूट दी गई है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको टैक्स स्लैब समझना पड़ेगा पुराना वाला, फिर आपको नया वाला टैक्स स्लैब समझना होगा। तो पुराना वाला जो टैक्स स्लैब था वो 2.5 लाख तक की छूट थी और 2.5 लाख तक 0% लगता था। 2.5 लाख से ऊपर यानी 5 लाख तक जो है वो 5% लगता था, फिर 20% लगता था और उसके बाद 30% लगता था। जो कि नया वाला टैक्स स्लैब में ऐसा नहीं है। नया वाला टैक्स स्लैब में 2.5 लाख को चेंज करके 3 लाख लाया गया है। यानी 3 लाख से तक अगर आपके इनकम कर रहे हैं तो 3 लाख से तक अगर इनकम कर रहे हैं तो आपको 0% टैक्स देना होगा। और 3 लाख से 6 लाख तक 5% लगेगा, 6 लाख से 9 लाख तक 10% लगेगा, 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20% का टैक्स लगेगा आपका। और अगर आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा का है तो 30% का टैक्स लगेगा। अब आप कहीं भी देख पा रहे हैं, बहुत जगह ऐसा दिखाया जा रहा है कि 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा और फिर वहीं पे दिखाया जा रहा है कि 7 लाख तक की छूट है एक आम आदमी को। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला जगह है। बहुत लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये मैटर क्या है कि 3 लाख से 6 लाख तक 5% लगेगा और कहीं कहीं बोला जा रहा है कि 7 लाख तक छूट है। इसको हम आपकी आम भाषा में समझाएं कि अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो गवर्नमेंट आपको एक रिबेट दे रही है जिसका नाम है 87A। तो 87A के तहत आपको 7 लाख तक अगर आपका इनकम है, जैसे मान लीजिए आपका इनकम टोटल साल भर का 6,80,000 है, 6,90,000 है, तो 87A के रिबेट के अनुसार आपको वो पूरा का पूरा टैक्स जो है वो माफ हो जाएगा, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर आपका इनकम 10 लाख के आसपास है तब आपका स्लैब जो है वो लगेगा। यानी स्लैब 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में 5% और 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में 10% और फिर 9 लाख से ऊपर यानी 1 लाख जो एक्स्ट्रा 10 लाख का है वो उसके ऊपर 15%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो आपको पूरा का पूरा रिबेट मिल गया। ठीक है, यानी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और ये जो टैक्स स्लैब है ये उन लोगों के लिए है जिनका इनकम 7 लाख से ज्यादा का है। इसमें एक चीज और जोड़ दे आपको कि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी बात की है, जो कि पहले 50,000 था, अभी 52,500 के बारे में कहा गया कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो 7 लाख था वो 7.5 लाख अप्रॉक्स हो जाएगा। यानी 7.5 लाख तक, जो कि बहुत जगह 7 लाख ही दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे अनुसार वो 7.5 लाख हो जाएगा। यानी 7.5 लाख तक जो है वो आपको छूट मिल जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल रहा है 16(2) का जो है वो 52,500 यानी अप्रॉक्स 5,000 के आसपास आपको डिडक्शन मिल रहा है। तो ये रहा पूरा टैक्स स्लैब और मेरे अनुसार जो है नया वाला टैक्स स्लैब जो है वो काफी राहतमंद है ना। 7 लाख तक कमाने वाले लोगों को तो ऐसे ही पूरी छूट है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और समझना होगा, है ना, कि कुछ डिडक्शन भी मिलते हैं। जैसे अंडर सेक्शन 80C अगर आप LIC करवाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख तक की LIC के ऊपर जो है क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है। इसके अलावा जो है वो हाउसिंग लोन के ऊपर, PPF के ऊपर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो है अंडर सेक्शन 80C में ही आपको डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 80D अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस के तहत जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 80D में आपको वहां भी छूट मिलता है। इसके अलावा अगर आप कुछ डोनेशन वगैरह दे रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 80G में जो है वो उनको क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई घर
लोन पे लिए हैं और उसका इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो वहां भी आपको छूट मिल जाता है ना, अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अंडर सेक्शन 24B का। तो 24B के तहत जो है वो आपको जो है वो इंटरेस्ट और लोन के ऊपर भी डिडक्शन मिल रहा है। तो इतने सारे डिडक्शन भी मिलेंगे और साथ में आपको 7 लाख तक की छूट भी मिल रही है। तो नया वाला जो है वो टैक्स स्लैब बेस्ट है ना पब्लिक के लिए। और इसमें एक चीज आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये ऐसा जाल बनाया गया है, ऐसा जाल बुना गया है जिसमें छोटी मछलियां जो है वो बाहर निकल जाएगी और बड़ी मछलियां फंस जाएगी। कहने का मतलब है कि जो लोग की इनकम 7 लाख से ज्यादा है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, वो लोग फंसेंगे इसमें, यानी उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनके लिए स्लैब भी चार्ज हो जाएगा। और जिनका इनकम 7 लाख से कम है, यानी जो छोटी मछलियां हैं, वो लोग आराम से इससे बाहर निकल जाएंगे। उनको गवर्नमेंट जो क्या दे रही है, रिबेट दे रही है अंडर 87A का। तो आशा करते हैं कि आपको हम समझा पाए होंगे। इसके अलावा टैक्स स्लैब में और भी बजट में बहुत सारी बातें के बारे में जिक्र की गई है। हम लोग कॉमर्स के टीचर हैं और एक टीचर होने के नाते हम लोग हमेशा बजट में एजुकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा के ऊपर सरकार ने क्या काम किया। तो शिक्षा के ऊपर कुछ विशेष नहीं मिला, लेकिन कुछ एक आध पॉइंट मिले जो अच्छा लगा। जैसे सरकार जो है वो बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 1,12,900 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर रही है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, ये बेहतर है। जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 4.0 जो है वो लॉन्च किया सरकार ने, ठीक है, करने वाली है, ठीक है। तो इससे बेहतर लाभ मिलेगा बच्चों को। इसके अलावा जो है वो नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजों में नर्सों की ट्रेनिंग के लिए जो है 157 कॉलेजों की मंजूरी देने वाली है सरकार, जिसमें जो है वो नर्स लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो ये बेहतर होगा बच्चों के लिए। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने वाली है सरकार, जिसके ऊपर 15,000 करोड़ का खर्चा बता रही है, इसका ऐलान किया गया है। और साथ में सबसे बेहतरीन बात है कि 714 एकलव्य स्कूल खोलने की प्लानिंग की है सरकार ने, जिसके भीतर जो है वो 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह जो है वो एजुकेशन में भी बेहतर करने की कोशिश की है। कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, जिसमें लोगों को, बच्चों को खासकर जो है वो फायदा मिलेगा, है ना। और 38,800 शिक्षकों की बहाली होगी तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने इस बजट में एक चीज विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हर वर्ग को थोड़ा थोड़ा खुश करने की कोशिश की है। जैसे आम पब्लिक की बात करें, जैसे अभी तो हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन की, लेकिन आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक में बहुत सारे अलग अलग सुविधाएं दी। जैसे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सरकार ने जो है वो 44 करोड़ का 44 करोड़ लोगों को अप्रॉक्स 44 करोड़ लोगों को जो है वो बीमा कवर कर। बहुत सारे कॉलेजों में नर्सों की ट्रेनिंग के लिए जो है 157 कॉलेजों की मंजूरी देने वाली है सरकार, जिसमें जो है वो नर्स लोगों की ट्रेनिंग होगी। तो ये बेहतर होगा बच्चों के लिए। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने वाली है सरकार, जिसके ऊपर 15,000 करोड़ का खर्चा बता रही है, इसका ऐलान किया गया है। और साथ में सबसे बेहतरीन बात है कि 714 एकलव्य स्कूल खोलने की प्लानिंग की है सरकार ने, जिसके भीतर जो है वो 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह जो है वो एजुकेशन में भी बेहतर करने की कोशिश की है। कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, जिसमें लोगों को, बच्चों को खासकर जो है वो फायदा मिलेगा, है ना। और 38,800 शिक्षकों की बहाली होगी तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने इस बजट में एक चीज विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हर वर्ग को थोड़ा थोड़ा खुश करने की कोशिश की है। इसके अलावा रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का खर्चा सरकार ऐलान कर चुकी है, जिसमें 100 परियोजनाओं को जो है मंजूरी भी दी गई है। तो ये आम आदमी को इससे लाभ मिल सकता है। विमान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार जो है 50 एयरपोर्ट जो है वो नए एयरपोर्ट्स जो है वो बनाने की योजना कर रही है, हेलीपैड्स बनाने की योजना की है, ठीक है। तो इससे विमान सेवाएं जो है वो बेहतर होंगी। सबसे अच्छा चीज़ लगा कि प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि इंडिया भारत में पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, जिसको पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने ई रिक्शा या ई वाहनों को, ई व्हीकल्स जो है उनको के ऊपर जोर दिया और उनको सस्ता किया, उनके टैक्स को जो है वो कम किया, जिससे वो सस्ता होंगे। और इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कमेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमेगा तो दो फायदे होंगे इससे। ई रिक्शा से प्रदूषण जो है वो कम होंगे, या ई व्हीकल से प्रदूषण भी कम होंगे, और साथ ही साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो महंगाई भी थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ी बहुत उसका असर महंगाई के ऊपर पड़ेगा, मतलब शायद महंगाई कम हो, ठीक है। तो दो तरह से इससे फायदे मिल सकते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी सरकार ने जो है वो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 7.5% का जो है वो इंटरेस्ट रेट बताया सरकार ने कि मिलेगा महिलाओं को। तो यहाँ महिलाओं को भी खुश करने की कोशिश की है। इसके अलावा गरीबों को 1 साल तक मुफ्त में जो है वो अनाज देने की सरकार ने घोषणा की है फिर से एक्स्ट्रा।
तो 1 साल तक और गरीबों को जो है वो अनाज मिलेगा, तो महिलाओं को भी खुश करने की कोशिश की गई है और गरीबों को भी। और जनरली बजट ऐसा ही होना चाहिए कि हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, है ना। कुछ लोग ऐसा आसार भी लगा रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार बनाई है, तो ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्शन है तो कम से कम आम जनता को फ़ायदा मिल रहा है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79 यानी 79,000 करोड़ रुपया का जो है वो आवंटन किया गया है, तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सबसे बेहतरीन बात लगी कि स्टार्टअप बिजनेस, जो लोग स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 3 साल तक टैक्स में छूट दी गई है, तो ये बेहतरीन होगा। जो लोग उभरना चाहते हैं और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं उनके लिए बेहतर काम है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी सेवाएं जो है वो अलॉट की गई है, ठीक है, बेहतरीन है, ठीक है। मेरे हिसाब से बजट जो है वो बहुत ख़राब नहीं है, बेहतरीन है, अच्छा है, ठीक है, और खासकर आम जनता के लिए और जनरल पब्लिक के लिए बेहतरीन है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो आशा करते हैं कि आपको हम समझा पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे, तो विदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मैं जितेंद्र यादव, जीत सर। देश के बजट का जीत सर का यह एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।